नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। राज्यसभा चुनाव से पहले एक बार फिर कांग्रेस में अंदरूनी कलह देखने को मिल रही है। जैसे ही कांग्रेस ने अपनी पार्टी के 10 नेताओं को राज्यसभा भेजने का ऐलान किया है और राज्यसभा के लिए 10 नेताओं के नाम की लिस्ट जारी होने के बाद कांग्रेस में बगावती सुर तेज हो गए हैं। यूपी से आने वाले कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी के नाम पर सबसे ज़्यादा विरोध कांग्रेस में हो रहा है। कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को महाराष्ट्र से राज्यसभा में भेजने की घोषणा की है। इमरान के नाम पर पवन खेड़ा और नगवा भी विरोध जता चुकी हैं। वहीं अब नाराज नेताओं की लिस्ट और लंबी होती जा रही है। कांग्रेस नेता विश्वबंधु राय ने भी विरोध जताया है। उन्होंने सोनिया गांधी को एक चिट्ठी लिखते हुए कहा, क्या पार्टी आला कमान सिर्फ दिल्ली दरबारी करने वालों की ही निष्ठा को समझती है। उन्होंने आगे कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी मुरादाबाद लोकसभा सीट से तकरीबन 6 लाख वोट से हार गए। वह अभी तक नगर निगम का चुनाव भी नहीं जीत सके और अब उन्हें राज्यसभा में भेजा जा रहा है। तो वहीं इससे पहले पवन खेड़ा ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा था कि शायद मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई। और कांग्रेस नेता और पूर्व अभिनेत्री नगवा ने लिखा कि हमारी 18 साल की तपस्या भी इमरान भाई के सामने कम रह गई। इतना ही नहीं, नगवा ने यह भी लिखा कि 18 वर्ष पार्टी में काम करने के बाद भी इमरान प्रतापगढ़ी महाराष्ट्र से राज्यसभा की उम्मीदवारी पा सकते हैं। मैं पूछ रही हूँ कि क्या मैं कम योग्य हूँ? वैसे पवन खेड़ा भले ही खुद की कमी बताकर अपना दर्द छुपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन नगमा का सवाल भी पवन खेड़ा के मन का सवाल पूछ रहा है, क्योंकि इस बार मुस्लिम चेहरे के बतौर कांग्रेस ने न तो गुलाम नबी आज़ाद और न ही सलमान खुर्शीद को टिकट दिया है। ये सवाल तो अब हर शख्स के जहन में आ रहा है कि क्या कांग्रेस सलमान खुर्शीद और गुलाम नबी आज़ाद की कमी पूरा करने के लिए अब नए दौर और नए वक्त की बात में इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर रही है। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शबनम पांडे बीजेपी से, भरत सिंह कांग्रेस से, दीपक राय राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। भरत सिंह जी, सबसे पहले हम आपके पास आएंगे कि देखिए, बीजेपी में इतना शोर नहीं हुआ, दर्द रह रह के बयां हो रहा है, ये बात है, लेकिन आपके यहाँ ज़्यादा हो रहा है और टीस और कसक जो है वो दिल्ली पर भारी पड़ रही है। और इमरान प्रतापगढ़ी तो अब टारगेट पे आ गए हैं कई नेताओं के। क्या लग रहा है कि बदलते हुए दौर की कांग्रेस है या कुछ ना कुछ जो पुराने लोग हैं उनके भीतर कशिश जो रह गई है, जो टीस उठ रही है, उसका हल नहीं है? त्रिशूल जी, देखिए, जब परिवार बड़ा होता है तो वहां पे कुछ मनमुटाव भी ज्यादा होता है। जिसका अपना खुद का परिवार ही नहीं हो तो उसके यहाँ मनमुटाव कैसी होगी? हमारा परिवार, कांग्रेस परिवार, बहुत बड़ा परिवार है और जब बड़ा परिवार होता है तो वहां पे ये सब बातें आती जाती रहती हैं। अब देखिए क्या है कि राजनीति 2 धारी तलवार है। अगर हम दे तो भाई आपने इनको क्यों दिया, अगर न दे तो आपने इनको क्यों नहीं दिया। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि गुलाम नबी आजाद जी को तो आपने दिया नहीं, सलमान खुर्शीद जी को दिया नहीं, इमरान प्रतापगढ़ी जी को दे दिया। तो देखिए, हमारा जो उदयपुर में नवचिंतन शिविर हुआ था, उसमें हमारी जो अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने ये क्लियर कर दिया था कि नौजवानों को भी कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे काम करना चालू कर दी है। हमने इमरान भाई को, अच्छे व्यक्ति है इमरान भाई, इसलिए उनको टिकट दिया गया है राज्यसभा का। आगे चल के इसका आपको असर दिखेगा। और रही बात आप भाजपा की कर रहे हैं कि सिर्फ कांग्रेस पे चला है, आपको बताऊं
कि शायद आपको पता होगा कि घनश्याम तिवारी जी और वसुंधरा राजे के बीच में इस समय क्या चल रहा है। ये तो मैं 1 घंटे इस चर्चा समय कर चुका तलवार हूँ सवेरे, और कांग्रेस के हाँ, बीजेपी के प्रवक्ताओं को आड़े हाथों, टेढ़े हाथों, सीधे हाथों सब ले चुका हूँ मैं दोपहर में। नहीं मुझे नहीं पता था, लेकिन आपको बता दूं हम्म, कि घनश्याम तिवारी जी और वसुंधरा राजे में जो तलवार खींची हुई है ये किसी से छुपी नहीं है, और आपने बता दिया, हम्म, तो मैं ज्यादा इस पे नहीं बोलूंगा। बीजेपी लेकिन अपने लेकिन परिवार में, देखिए, अपने घर में झांके पहले, अब फिर आपको उसके बाद कांग्रेस पे सवाल उठाए। अपना घर बचाने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिस तरह देखिए, पवन खेड़ा की टीस उठी है, उन्होंने जो कहा है कि मेरी तपस्या में क्या कमी रह गई थी, तो ये कहीं ना कहीं मन को कचोटने वाली बातें हैं। एकदम त्रिशूल त्रिशूल भाई, एकदम आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई इसमें दो मत नहीं है। हम्म, पवन जी भी हमारे बड़े अच्छे वक्ता है, नेता है। नगमा जी इतने सालों से हमारी पार्टी में है। देखिए, समय आने पे कहीं ना कहीं उनको भी एडजस्ट किया जाएगा। मैंने फिर कहा कि ठीक जब है। हमारा परिवार बड़ा है तो कहीं ना कहीं तो किसी न किसी को सेटिस्फाई तो करना पड़ेगा ना। हम्म, सबको तो दिया नहीं जा सकता। हम्म, अब मैं कहूं कि मुझे भी चाहिए, तो ठीक है, वक्त आने पे, समय आने पे पार्टी हमें भी देगी, और बहुत कुछ देती है पार्टी। ठीक है, ठीक है। शबनम जी, देखिए, कई लोगों की टीस निकल निकल के बाहर आ रही है राज्यसभा। और मनीष तिवारी ने तो कहा कि पार्किंग स्टैंड हो गया है ये राज्यसभा, और सिलेक्शन की पॉलिटिक्स का ये केंद्र बिंदु है। ये तमाम चीज़ें निकल के सामने आ रही है। कई नेताओं के चेहरे देखो तो उतरे हुए, रंगत ऐसी हो रही है, उनकी जर्द चेहरे पड़े हुए हैं, मानिए क्या ना हो गया हो उनके साथ, राज्यसभा न भेजा हो। क्या लगता है आपको कि ये जनाधार से बचकर और केंद्र तक पहुंचने का और राजनीति की मुख्य धारा पर काबिज होने का सबसे अच्छा रास्ता है? शायद इसलिए ये दर्द ज़्यादा झलक कर बाहर आ रहा है। देखिए, लोकतंत्र में अगर हमारे लोकतंत्र में दो सदन बनाए गए हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो दोनों की अहमियत बहुत ज्यादा है। और हम ये नहीं कह सकते कि जनाधार से बचकर राज्यसभा में जाने वालों को हम छोटे नहीं आंक सकते, कमतर नहीं आंक सकते, ये मैं मानती हूँ। क्योंकि ये व्यवस्था इसीलिए की गई है कि जो लोग जनता के बीच ना रह के, क्योंकि राजनीतिक दलों में तमाम तरीके के कार्य होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जनता के बीच जाकर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो परोक्ष रूप से होते हैं। तमाम तरीके के राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, और सभी को कहीं ना कहीं सदन में पहुंचने की एक ललक होती है राजनीति में आने के बाद। तो ये ललक किसी में भी हो सकती है, इसका मैं असम्मान नहीं कर सकती, इन सभी का सम्मान करती हूँ। लेकिन निश्चित तौर पे मैं अपनी पार्टी के लिए कहूंगी, हमारे पार्टी में जिस भी कार्यकर्ता को उठाकर सरकार में डाला जाए या किसी सदन में डाला जाए, हर कोई उसका स्वागत करता है। और सरकार से किसी को संगठन में डाला जाए तो उसका भी स्वागत किया जाता है। एक अनुशासन वाली पार्टी। और परिवार की बात अगर किया जाए तो शायद देश के सबसे बड़ा परिवार भी है। आज हमारे पास जितने कार्यकर्ता हैं, मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल हमारे टक्कर में कार्यकर्ताओं के संख्या के बल पे नहीं है। नहीं, आपकी तो किसी भी टक्कर में नहीं है। अभी तो टक्कर आप जबरदस्त दे रहे हैं। नहीं, इस बात को देख के मैं फैक्ट्स के साथ बातें रखती हूँ, तो इसलिए मैं इस बात को भी कह रही हूँ कि अगर कोई ये कहे कि किसी के पास परिवार नहीं है, तो परिवार केवल पति बच्चों से नहीं होता है। माँ बाप, भाई बहन, नाते रिश्तेदार, अड़ोसी पड़ोसी सब परिवार होते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति ऐसा बताती है। तो जो लोग इस तरह से संस्कृति को कमतर करके आते हैं, उन्हें आत्म मंथन करना चाहिए कि परिवार को हम एक संकीर्ण मानसिकता से ना देखें। अब बात रही कि कांग्रेस में किस तरीके का अंतर कर रहे हैं, वो हमारी विपक्षी पार्टी है, हमें उनके बीच के अंतर कलह में चर्चा करने का कोई उद्देश्य नहीं है हमारा। लेकिन क्योंकि डिबेट इसी पे है, तो इसलिए मैं जरूर कहना चाहूंगी। देखिए, अंतर कलह कब होता है? जब बेईमानी होती है दिल में, जब परिवारवाद की राजनीति, लोकतंत्र में तांत्रिक राजनीति करने के बजाय राजनीतिक पार्टी परिवारवाद वाली राजनीति करते हैं, तो निश्चित तौर पे सब कुछ सिमट के एक परिवार के इर्द गिर्द हो जाता है। अगर आप उत्तर प्रदेश से भी देखिए, आपने प्रतापगढ़ी जी की
की, वो तो चलिए पार्टी में नहीं थे और अचानक उन्हें राज्यसभा भेज दिया जाता है। लेकिन उत्तर प्रदेश के 2 और जो बड़े नेता जा रहे हैं राज्यसभा, वो भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं परिक्रमा करने पर ही और जो चापलूसी करने पे एक परिवार के जो उपहार के तौर पे मिलता है, राज्यसभा कांग्रेस पार्टी में मिलने लगा है। तमाम अगर आप देखिए कि 40% महिलाओं के लिए आरक्षित करने की बात टिकट में किया था प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में, लेकिन टिकट किसको बांटा? जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द जान पहचान की महिलाएं थी उनको मिला, जो डंडा और झंडा ढोती थी सदियों से उन्हें नहीं मिला। तो जब राजनीति में इस तरीके की बेईमानी आ जाए, इस तरीके का खोट आ जाए, तो निश्चित तौर पे पुराने हो या नए हो, हर कार्यकर्ता और नेता मैंने सवाल है और पार्टी कमजोर होती है। मेरा भी मानस नहीं था शबनम जी कि मैं किसी सदन को कमतर या ऊंचा आंकूं। मेरा सवाल आपसे इस परिप्रेक्ष्य में था, आप बार बार कहते रहे कांग्रेस से कि प्रधानमंत्री को ही नहीं जिता पाए, प्रधानमंत्री को ही राज्यसभा से भेजते रहे। तब मेरा ये सवाल था आपसे कि आपने ही बार बार सवाल उठाया, आपने ही राज्यसभा को कटघरे में खड़ा किया, आपने ही लोकसभा और राज्यसभा में फ़र्क पैदा किया कि भाई लोकसभा से नहीं जिता पाए प्रधानमंत्री। बार बार कांग्रेस यूपीए में जब प्रधानमंत्री बना रही थी तब कांग्रेस प्रधानमंत्री राज्यसभा से ला रही थी, तब आपने उठाया, तब मैंने पूछा आपसे, और मेरा कोई मानस नहीं था। देखिए, अगर प्रधानमंत्री देश के बनाया जाता है तो निश्चित तौर पे ये देखा जाता है कि वो किस तरीके से संवाद कर सके जनता के साथ, किस तरीके से अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर तरीके से चला सके। मैं इस बात पे नहीं टिप्पणी करना चाहती कि उन्होंने अच्छे से नहीं चलाया या ये, मैं हर प्रधानमंत्री को बराबरी का दर्जा देती हूँ और हर ने अपने कार्यकाल में बेहतर से बेहतर काम किया। लेकिन ये भी मैं कहना चाहूंगी, एक प्रधानमंत्री अगर पूरे कार्यकाल में चुप रह जाता है, लोगों से संवाद नहीं कर पाता, तो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में प्रश्न चिन्ह जरूर उठता है। क्योंकि हमारे देश में संवाद जनता के और नेता के बीच होना सबसे अहम मुद्दा माना जाता है। जनता जानना चाहती है हर एक व्यवस्था और हर एक नीति के बारे में, लेकिन कहीं न कहीं मनमोहन सिंह जी इसमें कमतर तौले गए और इसी वजह से राज्यसभा में मैं आऊंगा आपके पास शबनम जी, मैं आऊंगा आपके पास शबनम जी, कमतर कहीं नहीं माना गया। ठीक है, कुछ कहना चाह रहे हैं भरत सिंह जी? जी, मैं ये कह रहा था कि जिस तरह से शबनम जी कह रही हैं कि कमतर आंका जा रहा है या कांग्रेस के ऊपर जो आरोप लगा रही हैं, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ शबनम जी, नरेंद्र मोदी जी के पहले जो भीष्म पितामह आपकी पार्टी के लालकृष्ण आडवाणी जी थे, वो प्रधानमंत्री बनने के लायक थे कि नहीं? आपने नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री क्यों बनाया? क्यों नहीं आपने जो है लालकृष्ण आडवाणी को बनाया, जिन्होंने पूरे भाजपा को खड़ा करने में एक अहम भूमिका निभाई? एक चीज ये देखिए, आपने तो आवाज उठाई। दूसरा, मनमोहन सिंह के बारे में आप कह रही हैं कि मनमोहन सिंह जो है राज्यसभा, ये तो आपने अभी तो बता दिया त्रिशूल भाई ने कि क्या आप कटघरे में कब खड़ा करते हैं, कब उसको सही बताते हैं, सब कब उसको गलत बताते हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि मनमोहन सिंह मौन रह के जितना काम करके चले गए ना, देश के प्रधानमंत्री बोल बोल के उतना काम नहीं कर पाए। अपने मन की बात तो शबनम जी आऊंगा आपके पास, आऊंगा एक बार। ठीक है भरत जी एक बार चक्कर पूरा होने दीजिए। भरत जी चक्कर पूरा हो। भरत जी दीपक राय भी हमारे साथ है। दीपक जी क्या लगता है, ये सत्ता का वो सरल और वो सुगम मार्ग है जो बस एक बार बड़े नेता का झंडा बुलंद करते रहो, उसकी आंखों के तारे बने रहो, उसके कान के इर्द गिर्द बजते रहो और उसके बस स्वर लहरियों में आप ही का नाम हो, तो राज्यसभा जाना बहुत आसान है? और अगर ऐसा नहीं है तो फिर ये समझ लीजिए कि आपको उस कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ेगा जहां हार और जीत का बड़ा फासला है, जहां जनता का प्रेम बड़ा फासला है। लेकिन मैं आपसे जवाब लूंगा, इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दीपक जी, क्या ये सरल मार्ग है जिस पर बने रहने के लिए सब लालायित हैं और शायद इसीलिए हर एक दिल से टीस उठ रही है जिसने भी झंडा बुलंद किया, जिसने भी इकबाल बुलंद किया पार्टी का? जी चंद्रशेखर जी, आपने सही कहा। देखिए आज कांग्रेस में जो अंतरकलह का रीजन है, एक तो कांग्रेस सबसे बड़ी चीज है, जब तक फुल टाइम एक अध्यक्ष न ढूंढा जाए, और कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी है, 135 साल पुरानी पार्टी है, जब एक राष्ट्रीय पार्टी है, इतनी बड़ी पार्टी को एक तरह से नियंत्रण करना और अच्छे से चलाना, ये बहुत ही कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। आज सही कहीं कहीं कमी है इनके पास, नेतृत्व की कमजोर नेतृत्व। उसका एक रीजन आप देखिए कि आप कांग्रेस पार्टी जो है जनता से भी दूर हो रही है, अपने कार्यकर्ताओं से भी दूर हो रही है। तो जब भी कोई भी डिसीजन लेते हैं, आप देखिए 20 साल में, लास्ट 20 साल में कोई भी डिसीजन लिया है तो उस पर क्वेश्चन उठते हैं। तो अभी राज्यसभा का जो टिकट मांगा, एक तो जो छत्तीसगढ़ में राजस्थान दोनों में लीजिए कि बाहर के लोगों को लाया गया। आप छत्तीसगढ़ में राजू शुक्ला जी और राजीव रंजन जी बिहार के हैं, ये राजू शुक्ला जी एक तरह से दिल्ली के हैं। तो छत्तीसगढ़ से देखिए, एक तो दूसरी तरफ राजस्थान में भी आप देखिए मुकुल वासनिक, रणदीप सुरजेवाला और इनको प्रमोद तिवारी जी को लाया गया। यहाँ पे इलेक्शन होने, तो अगर जो नेतृत्व आपका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस होता तो राजस्थान में कम से कम एक आदमी को राजस्थान से लाता कि वहाँ की जनता थोड़ा सा कनेक्ट हो। तो ये सब चीजें जहाँ गलतियां हो रही, जैसे पंजाब में सिद्धू को हटा के वहाँ पे नए उनको लाया गया, तो इसी तरह इमरान प्रतापगढ़ी को आप, जहाँ महाराष्ट्र जो है इतना बड़ा स्टेट है और कांग्रेस को वहाँ पे अभी बहुत मजबूत जड़ जमाने की कोशिश करनी है, वहाँ पे आप अगर उसको पवन खेड़ा जी को, चाहे नगमा को, चाहे किसी को, पृथ्वीराज चौहान को अगर नेतृत्व करते हैं, तो ये क्वेश्चन उठता है। यानी इमरान प्रतापगढ़ी देखिए, पूरा एक तो लोकसभा के इलेक्शन में 6 लाख वोट से आ रहे, तभी उन्होंने और भी इलेक्शन नहीं लड़ा। तो केवल इस तरह से मतलब एक योग्यता पर क्वेश्चन तो उठता ही है। देखिए दीपक जी, देखिए ये तो बहुत अच्छा किया है कि लोकल लोगों को टिकट नहीं दिया है, वरना कपड़े फट जाते, जूते चल जाते। आप समझ रहे हैं, ये तो अच्छा है, कहीं का कहीं भेज दिया, कहीं का कहीं भेज दिया है, तो कम से कम बात घर की घर में रह जाएगी। आप इसको भी समझिए। नहीं, सबसे बड़ी कमजोरी है नेतृत्व की, संगठन की कमजोरी। अगर और मुस्कुरा रहे हैं भरत सिंह जी, मुस्कुरा रहे हैं, समझ रहे हैं कि बात बहुत सही कही है, ये बात ठीक है, यही सोचा होगा अंदर से। नहीं, ये तो है ही है। क्यों नहीं, इंदिरा गांधी जी थी, उनके अगेंस्ट कोई खड़ा होता था? आप मुझे बताइए, नेहरू जी पे क्यों नहीं खड़ा होता था? तो आज नेतृत्व इतना कमजोर हो गया है ना। सबसे बड़ी चीज ये कि आप कार्यकर्ताओं को नहीं समझ पा रहे, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को नहीं समझ पा रहे हैं, और 4 लोग अगल बगल जो है उसके कारण क्या बोलते हैं समझ नहीं आती। तो उसका सबसे बड़ी चीज है अभी तो कांग्रेस के नेतृत्व ये देखना कि अगर हर पार्टी में हार रहे, हर इलेक्शन में हार रहे, तो सबसे बड़ी कहीं आपको अपनी भी कमी देखनी चाहिए, वो आज बहुत जरूरत है। तो चिंतन शिविर की तरह मेरा ख्याल है एक वर्ड और आ गया था, आप चिंतन शिविर करना चाहिए था उदयपुर में। नहीं, उसमें भी जो है जुड़ा हुआ था नव संकल्प। नहीं तो सब वही तो आज हर एक नेता को जो है आज चिंतन शिविर करना चाहिए था। मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक जी, भरत सिंह जी, ये जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी, और मैं जब ये कह रहा था कि तो अच्छा हुआ भाई टिकट लोकल लोगों को नहीं दिए, वरना कपड़े फट जाते, क्या से क्या हो जाता वहाँ पे। राजस्थान में अभी मारपीट हुई है, तो अब क्या लगता है आपको कि भाई ये सब चीज़ें क्या कांग्रेस को ऊपर उठा देंगी, और क्या अपने हित नहीं छोड़ने होंगे? और बीजेपी के पास तो घी के पीपे तैयार हैं, आपके जरा सी आग लगती है वो तुरंत घी का पीपा लेके पहुंच जाते हैं, तो आग में घी का काम वो कर देते हैं। शबनम जी, मैं जवाब आऊँगा आपके पास लेने इस बात के लिए, तो फिर ऐसे में आपको बहुत सतर्क रहना पड़ता है। तो आप मुस्कुरा रहे हैं कि भाई चाल तो सही सोचिए ये शीर्ष नेतृत्व में, ऐसी बात है क्या? नहीं, देखिए जो व्यक्ति होता है, जिंदा दल व्यक्ति होता है, तो उसे मुस्कुराते ही रहना चाहिए। सवाल मैं ये नहीं, चलिए मैंने अन्यथा ले लिया उसे। देखिए आपका जो सवाल है वो एकदम जायज है, और दीपक भाई ने कहा वो भी जायज है। लेकिन ऐसा है ना त्रिशूल जी कि पूरे 10 सीट हमारे पास 10 सीट थी, और पूरे देश में जब इतनी बड़ी पार्टी है और इतने कद्दावर नेता हैं, आप देखिएगा दीपक जी, पूरे देश में अगर आप नाम उठा के देख लीजिए तो आप खुद कहेंगे कि आपने इनको क्यों नहीं दिया, और इनको क्यों काट दिया, और इनको क्यों लाए। आज वही चल रहा है। तो हमें जो नवचिंतन शिविर
जो हमारा फैसला था कि हमें युवाओं को देना था, उसमें एक इमरान प्रतापगढ़ी को हम लेके आए। उत्तर प्रदेश से एक तो कोई ऐसा चाहिए था जो उत्तर प्रदेश से भी रहे। दूसरा, दिल्ली से सुरजेवाला जी को एक प्रवक्ता, जो हमारे पैनलिस्ट प्रवक्ता थे, उनको भी एक सुरजेवाला जी को लेके आए। दो तो हमने नए जो युवा दिए। बाकी जो भी आप नाम देखेंगे वो सारे बड़े नाम हैं। तो हमने बैलेंस करने की कोशिश की है कि कोई नाराज ना हो। लेकिन फिर भी कहता हूं कि आप जब भी, चाहे वो निगम के अगर टिकट, आप निगम के भी टिकट आप देते हो हर पार्टी में, चाहे वो भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, हर पार्टी में भाई इच्छुक तो 25 होते हैं, लेकिन टिकट किसी एक को ही मिलता है। तो नाराजगी है, क्यों आएगी नाराजगी? लेकिन पार्टी में जो पार्टी को प्यार करते हैं, पार्टी के साथ रहते हैं, वो नाराज होते हैं। कुछ क्षणिक नाराजगी होती है, और वो सारे नेता, हमारे वरिष्ठ सब बैठ के उसको समझा लेते हैं। तो ये बहुत बड़ा इशू नहीं है। लेकिन अगर भाजपा देखिए, भाजपा का क्या है, भाजपा हमेशा सोचती है कि कांग्रेस के घर में क्या हो रहा है। अरे भाई, आप अपने घर को देखते नहीं है, बगल वाले के घर में झांकना शुरू कर देते हैं। आपके घर में जूता पैर चाल शुरू है, उसको आप देख ही नहीं रहे हैं। आप जरा वसुंधरा राजे का देख ही लीजिए, और घनश्याम तिवारी जी का। अरे वो तो फोटो आ गया, आपको फुर्सत उनका फोटो आ गया भाई, उनका फोटो आ गया मिलते मिलाते हुए। कम से कम त्रिशूल जी, कम से कम कांग्रेस पार्टी में इस तरह से तो नहीं है ना कि जूता पैर हो। ये तो फोटो तो वहां पे आ गया। मैं आपको जब उस समय बता रहा था कि लालकृष आडवाणी जी को आज मार्गदर्शक मंडली में डाल दिया गया। ऐसे कितने बड़े नेता, मुरली मनोहर जोशी ले लीजिए, यशवंत सिन्हा ले लीजिए, चाहे वो आप शत्रुघ्न सिन्हा को ले लीजिए, सभी को पार्टी से दरकिनार कर दिया गया। ये तो तानाशाही थी ना, ये तानाशाही चल रही थी। हमारे पार्टी में कम से कम लोग गुस्सा करते रहे, अपने बात ट्विटर पे जाहिर करते रहे। मैं आपको चैलेंज करता हूँ त्रिशूल जी, एक भी भाजपा का जो भी कैंडिडेट पूरे देश में डिक्लेयर हुआ है, कोई भी खाली ट्विटर पे लिख के दिखा दे, मैं उसको चैलेंज करता हूँ, लिख के दिखा दे, दूसरे दिन उसको पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये तानाशाही इसे कहते हैं। हमारी पार्टी में लोकशाही है, और लोकशाही में अपनी बातें सब रख सकते हैं। वो सोशल मीडिया के माध्यम से भी रख रहे हैं, और वो जो है लेटर के माध्यम से भी लिख रहे हैं, और वो प्रत्यक्ष रूप से जाके सामने बोल के भी रख रहे हैं। तो कम से कम हमारे पार्टी में आवाजों को दबाया नहीं जाता है, आवाजों को सुना जाता है। और भाजपा में आवाज के साथ में व्यक्ति को भी दबाया जाता है। तो हमारी पार्टी जो है वो संविधान से अब तो बहुत सारे सवाल हो, आपके बहुत सारे सवाल हो गए शबनम पांडे जी के पास। अब तो जवाब ले ही लीजिए शबनम जी। अब तो मुझे भी क्या पूछने की जरूरत है, सवाल बहुत सारे हो गए हैं आपके पास। जी जी जी। अब तो आप कह ही दीजिए। सबसे पहली बात कि सबसे पहले इन्होंने कहा आडवाणी जी को क्यों नहीं बनाया गया, मोदी जी को क्यों बनाया गया, मोदी जी को बनाया गया तो उनको क्यों नहीं बनाया गया। देखिए, हम किसी एक परिवार को नहीं बनाते, और हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अगर पार्टी के सशक्त नेता या पार्लियामेंट्री बोर्ड जो बैठती है, जो डिसाइड करती है, उस पर होता है। पर आप सुन लीजिए, थोड़ा धैर्य रखिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा था 2014 के पहले आपके पास आडवाणी से रख लीजिए कौन था? भाई भरत जी, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। जी जी जी। अब आपकी पार्टी में चाहे कुछ हो, अध्यक्ष घूम फिर के वही बनेंगे, उसी परिवार के लोग बनेंगे। प्रश्न करने का सवाल ही नहीं आप लोगों का, आप सब नतमस्तक हुए रहते हैं। तो ये अलग बात है, जो हमारे इधर कहा जाता है बंधुआ मजदूर की, अगर बंधुआ मजदूर बनाया जाता है, वो हाँ में हाँ ही मिलाएगा, वो कभी ना नहीं बोल सकता। तो आपकी पार्टी की व्यवस्था कुछ अलग है। तो इसलिए आप ये प्रश्न हमसे करते हैं तो आपको समझना चाहिए, एक छोटा सा कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बन जाता है हमारी पार्टी में, एक छोटा सा कार्यकर्ता कहीं का गवर्नर बन जाता है, एक छोटा सा कार्यकर्ता प्रधानमंत्री बन जाता है। तो ये हमारी पार्टी में होता है, और यही लोकतांत्रिक व्यवस्था चाहती भी है। क्योंकि ये पार्टी में छोटा सा कार्यकर्ता देश का, क्योंकि आपने घी के पीपे की बात कही, हमारे एंकर साहब ने घी के पीपे की। देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए किसी को घी के पीपे और किरासन तेल छिड़कने की जरूरत नहीं है, वो अपने ऊपर ही डालते हैं, वो खुद ही आत्मदाह करते हैं, इस तरह का काम करते हैं कि उनकी पार्टी खुद ब खुद जो छोटी होती जा रही है, तो वो आत्मदाह करके लोग निकलते चले जा रहे हैं। तो इसके लिए भाजपा को कहीं से राह देखने की या खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, वो खुद अपने लिए घातक है। अब ये कहते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेता हैं और सीट, तो बड़े बड़े नेता तो हर पार्टी में है,
नंबर ऑफ सीट्स कम होते ही है राज्यसभा में, सभी को नहीं भेजा जा सकता, लेकिन एक अनुशासन भी होता है कि पार्टी में जो अनुशासन है उस अनुशासन के तहत हर कार्यकर्ता और नेता को काम करना चाहिए। लेकिन अगर उसको चुनने में राज्यसभा भेजने वाले नेता को उसके कद काठी को देखा जाए, उसके परिक्रमा को देखा जाए, उसकी परिवार के प्रति श्रद्धा और आस्था को देखा जाए और उन्हें राज्यसभा भेजा जाए, तो निश्चित तौर पे प्रश्न चिन्ह उठता है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल का हर कार्यकर्ता राज्यसभा जा सकता है और उसे राज्यसभा अगर नहीं भेजते हैं तो उसे ये संतुष्ट करना जरूरी है पार्टी को कि आप मैं आऊंगा, आप पूछ लीजिएगा। वो क्यों गया। लेकिन जहां परिक्रमा करने वालों की भीड़ हो, परिक्रमा करने वाले चीफ मिनिस्टर बनते हैं कांग्रेस के, परिक्रमा करने वाले राज्यसभा, पायलट जी और गहलोत जी का लड़ाई पूरा भारत देखता रहा है किस तरीके का रहा, और तमाम जो पार्टी छोड़ने वाले कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं वो भी क्यों गए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं परिक्रमा करते करते हताश हो गए थे, क्योंकि परिक्रमा पे ही आपका जो है मेरिट लिस्ट बनता है। तो ये मेरिट लिस्ट अगर परिक्रमा पे बनेगा तो अंतरकलह होगा ही। ठीक है, भरत सिंह जी कुछ कहना चाहते हैं, फिर आप जल्दी से कह दीजिए, मैं दीपक जी पास जी। मैं ये कह रहा था कि परिक्रमा की आप बात तो कर रही हैं, लेकिन परिक्रमा तो आपके यहाँ पे लगा रहता है। आपके यहाँ पे अमित शाह जी के यहाँ, नरेंद्र मोदी जी के यहाँ के जो परिक्रमा आपके यहाँ पे, तो देखिए आपके यहाँ पे तो कोई मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है। वो कब कहाँ, वो कब उसको भगा दिया जाएगा, कब उसको बदल दिया जाएगा, उसको खुद को बेचारे को पता नहीं होता है। ये अगर आप कहेंगे कि नहीं हमारे यहाँ पे तो क्या है, देखिए कितना अच्छा है, मुख्यमंत्रियों को भी बदल दिया जाता है, तो आप ये स्वीकार कर लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री को आपने बदला है तो आपके उस राज्य में काम नहीं हुआ है, लेकिन आपका मुख्यमंत्री फेलियर हुआ है, तभी तो आप बदलते हैं। तो आपके यहाँ पे, अरे मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि आपके यहाँ पे नेता सुरक्षित ही नहीं है। शबनम जी, आज मैं आपको कह दूं, त्रिशूल भाई, मैं आपको कह दूं कि कांग्रेस की जैसी थोड़ी सी लहर दिखाई दी, भाजपा में जो भगदड़ मचेगी ना भागने की, वो जो तानाशाही से जो एकदम परेशान है ना, एकदम चिंतित है, परेशान है, वो सारे लोग आपको दिखेंगे वही 10 जनपद पे दिखेंगे। अरे तो कहाँ अभी तो कोई उम्मीद दिख नहीं रही है ना, अभी तो कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। मैं त्रिशूल जी आपको 2024 आने दीजिए, आपको दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अरे आप दूध घी पानी सब कर दीजिए। लोग सुनिए, आप लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं, लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं विपक्ष के सशक्त होने का। आप दूध घी पानी सब कर दीजिए, तैयार हैं लोग। लेकिन सुनिए, विपक्ष की ताकत दिखाइए तो सही, मैं आऊंगा आपके पास। दीपक जी, ये जो शबनम पांडे जी ने कहा कि परिक्रमा, और परिक्रमा के बाद एक शब्द निकलता है पराक्रम, यही फर्क है राज्यसभा और लोकसभा में। क्या लगता है आपको कि ये परिक्रमावादी जो राजनीति है, ये राज्यसभा के लिए सबसे सुगम और सरल मार्ग है, और इसी में लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं वर्तमान में, तो ये टीस उनको बयां करनी पड़ रही है? चंद्रशेखर जी, आप देखिए ये परिक्रमा और ये सब चीजें तो हर पार्टी को एक तरह से कॉमन है। दीपक जी मैं आपका जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दीपक जी, परिक्रमा और पराक्रम, यही है मार्ग दो राजनीति में? देखिए चंद्रशेखर जी, परिक्रमा जो मैंने बताया कि हर पार्टी में है, और देखिए सबसे बड़ी चीज, भाजपा ने आज एक तरह से एज ए प्रोफेशनल कंपनी काम किया। जब आप छोटे स्तर पे होते हैं, चाहे मिडिल लेवल पे होते हैं, तो आपकी कमियां होती हैं। उन कमी को अगर राजनीतिक पार्टी गिरी तो आप परिक्रमा और पैसे और सबका दर लेकर आप आगे बढ़ते हैं। लेकिन आप धीरे धीरे जैसे जैसे आप अपनी कमियों को दूर करते हैं, आप इलेक्शन जीतते हैं, हर इलेक्शन और हर स्टेट में आपकी प्रेजेंस होती है, फिर आप एक ऐसे पोजीशन पे होते हैं जहां आप अच्छे लोगों को ऊपर लाने की कोशिश करते हैं। हर कंपनी में भी होता है। तो इस तरह की अगर राजनीतिक पार्टी, शायद भाजपा उस लेवल पे पहुंच चुकी है कि अच्छे लोगों को लाएगी, कोई उंगली भी नहीं उठा सकता कि जब भी आप जीतते जाते, जब तक आप जीतते जाते, सबसे बड़ी
जब तक आप मार्केट में प्रॉफिट अर्न करते हैं, आपका नाम होता है, आवाज गुज रही है, डिसीजन लेते हैं, आपको सही जाता है। पार्टी में ये चीज आ गई है कि जो अच्छे लोगों पर लाया जा रहा है, और एक कार्यकर्ताओं में एक संदेश जा रहा है कि जो भी है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं, पुराने लोग हैं, आपकी ईमानदार सभी है, तो आप पर सकते हैं। कांग्रेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कांग्रेस अब वो ये कहती है कि हम डिसीजन तो इस तरह लेते हैं, हाथ से सबसे बड़ी चीज एक रिजल्ट नहीं देख रही है। 30 साल में कितना कांग्रेस का नुकसान हुआ है। हर स्टेट जो एक होते जा रहा है, जो 2 स्टेट है वहाँ भी उसका रिजल्ट ये है कि कार्यकर्ता आज भी कार्यकर्ता है, और जनता भी एक सबसे बड़ी कांग्रेस और सबसे बड़ी विपक्ष दल के मजबूत विपक्ष दल से बहुत उम्मीद है। आज देखिए आज तो कितना कमजोर है, लेकिन कांग्रेस शायद जनता की दल को नहीं समझती, जनता की भावना की कांग्रेस इतना विकास कर रही है। आज सबसे बड़ी कांग्रेस के पास बहुत बड़ा अच्छा मौका है, जनता के बीच चाहिए, कार्यकर्ताओं के बीच चाहिए। और सबसे बड़ी चीज जो भी डिसीजन है वो आप फेवर में जो डिसीजन होगा वो शायद पब्लिक में नहीं है, कॉन्फ्रेंस को माना तुरंत आना कि हम ये बड़े स्टेप ले रहे हैं, जिससे कांग्रेस को जो है थोड़ा एक से नहीं होना है, वो चीज में नहीं हुआ। हर जगह तो सबसे बड़ा रीजन है बहुत जो है आज इतनी बड़ी पार्टी है, सारी पार्टी इतना बड़ा देश है, उसके लिए बहुत ही सतर्क और बहुत ही मतलब बहुत तेज चला जाते हैं की जरूरत है। तो कहीं न कहीं जनता को और शायद पार्टी को ध्यान देना होगा कि राहुल जी की जो है जो है कहीं मेरा ख्याल है कि शांति भी है, उसका एक रिप्लेसमेंट ढूंढा जाना चाहिए, और बहुत से नेता कांग्रेस में ऊपर आ रहे हैं उनको लाभ। सवाल तो मैं आपसे पूछता, लेकिन पूछना पड़ रहा है मुझे भरत सिंह जी से। भरत सिंह जी, दरअसल आपने प्रयोग किया बड़ा उत्तर प्रदेश में, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, निर्भया की माँ को टिकट दिया, और ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया आपने कि पूरे देश में लोगों के मन में ये बात गई। एक आध टिकट राज्यसभा में भी दे देते ऐसे लोगों को, तो एक आपके प्रयोगवाद का बड़ा चेहरा जाता कि भाई चलिए वहाँ तो नहीं जीत पाए, लेकिन यहाँ राज्यसभा में जो काम किया है भेजने का, वो बड़ा प्रयोग किया है कांग्रेस ने, लेकिन वो प्रयोग किया नहीं आपने। आपने एकदम 100% जो बात कही बहुत सही कही, और इसमें बहुत चर्चा भी हुआ, पार्टी के अंदर इसमें मंथन भी हुआ, चर्चा भी हुआ। तो वो काबिल नहीं निकले या क्या कमी निकली उनमें? नहीं, उसका वजह था कि देखिए जो हमारे पैनलिस्ट थे उसमें सुप्रिया जी भी थी, रागिनी नाइक भी जी थी, ऐसे बहुत लोग थे कि जिसको ये मतलब ये सोचा गया कि किसने एक जन को भेजा थी, लेकिन सीटें हमारे पास उतनी नहीं, 10 सीटें थी, इतने नेता थे कि सबको एडजस्ट करना था। उत्तर प्रदेश से भी एक मुझे हम जो चाहिए था वो देना था, तो बहुत सोच विचार के, देखिए बहुत राजनीति नहीं, सोच विचार के क्या बीजेपी करती रही 80-20 की बात, और 80-20 में आपने सोचा भाई 80 तो इन्हें कर ही लिया है कब्जे में, अब 20 को कब्जे में करने के लिए क्या करें, तो आपने इमरान प्रतापगढ़ी को भेज दिया। यही तो बात है, और इसको खुल के कह दो तो आपको सबको बुरा लगता है ये बात, लेकिन करते तो है ना आप ये सब। नहीं त्रिशूल जी, ऐसा है कि जिसकी जैसी विचार होती है, जिसकी जैसी धारणा होती है, वो ऐसा करता है। इस देश में नफरत, आप 80-20 की बात आपने छेड़ दी है तो आप सुन लीजिए, इस देश में नफरत की राजनीति अगर मैं आऊंगा शबनम जी आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर, वो भाजपा कर रही है, तो जिस तरह से भाजपा कर रही है, देखिए भरत जी देखिए, मैं भरत जी कोई ऐसे कभी ऐसे सवाल नहीं करता, लेकिन आपने भी उसको हवा दी कि नहीं दी, बताइए आपने इमरान प्रतापगढ़ी को चुना, तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई 80-20 की भाजपा बात कर रही है तो हमको भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। इस तरह से आप समझिए एक चीज, हम चाहते क्या, हम सभी जाति धर्मों को लेके चलने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम एक ही जाति पे जो है पूरा टारगेट करते हैं, 80-20 की बात करते हैं। भाई आप तो देख लीजिए ना, 80-20, हमको तो 20 चाहिए नहीं, हम तो 80 की लड़ाई लड़ते हैं, हम पूरे 100 की लड़ाई लड़ेंगे। अब लड़ने लगे हैं, अब लड़ने लगे हैं, जब समझ में आया कि 80 निकल गया हाथ से। भाजपा नहीं है, पहले कहाँ लड़ रहे थे आप? देखिए कांग्रेस पार्टी सदैव
हमेशा जो है 80-20 पे नहीं गई है, 100% पे लड़ी है। इस देश के 130 करोड़ जनता जो है वो कांग्रेस पार्टी सबको मानती है और सभी को साथ में लेके चलती है, चलने का विचार रखती है और चलती है। लेकिन जो इस समय ध्रुवीकरण की राजनीति भाजपा कर रही है देश में, देखिएगा त्रिशूल जी, आपको कह रहा हूं, ये बहुत देश के लिए घातक है और हम श्रीलंका की तरफ बढ़ रहे हैं। जो स्थिति इस समय देश की हो गई है, हम भूखे मर रहे हैं। हमारी स्थिति क्या हो गई है? नहीं, मुझे एक बात बताइए भरत जी एक बात बताइए। ये आरपीएन सिंह और ये जतिन प्रसाद, ये कपिल सिब्बल, ये पी चिदम्बरम, वहाँ अधीर रंजन चौधरी ने केस किया और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से उस केस को लड़ने जा रहे हैं। और कपिल सिब्बल ये कह रहे हैं, सुन तो लीजिए भाई भरत जी, सुन लीजिए, देखिए आप बड़े प्रबुद्ध वक्ता है, सुन लीजिए। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कांग्रेस घर की कांग्रेस की जगह घर की कांग्रेस ना बने, सबकी कांग्रेस बने। तो ये बड़ी बात नहीं है, ये चिंताजनक बात नहीं है। माध्यम से नहीं, चिंताजनक बात है, एकदम चिंताजनक बात है। चिंता तो हमें इस बात की है कि जब मलाई खाने का वक्त था तो कपिल सिब्बल ने इस तरह से क्यों नहीं बोला? जब आपको देश का सर्वोच्च पद दिया गया, मंत्री बनाया गया, कैबिनेट मंत्री बनाया गया, तो आप एक बार बोल देते कि घर की कांग्रेस है। घर की कांग्रेस क्यों इस तरह से कर रही है, मुझे क्यों मंत्री बना रही है? वो भी कह देंगे हमने भी केस लड़े, इतने पैसा उसका लिया नहीं, तो वो भी तो उन्होंने किया, वो भी कह देंगे। ये तो कभी आप ऐसी बात करोगे तो चलिए मैं आऊंगा आपके पास। शबनम जी, शबनम जी, थोड़ा तो एक सेकंड मैं बता दूं, पूरी बात कर लूं मैं अपनी। देखिए क्या हो गया कि जैसे ही सोनिया जी ने, हमारी जो अध्यक्षा है श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जैसे नव चिंतन शिविर में ये कहा कि हमने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को कांग्रेस ने बहुत कुछ दिया है, अब समय आ गया है कि वो सभी कार्यकर्ता पार्टी को दे। कोई ये नहीं कहा था कि पैसा देने के लिए, तन मन धन नहीं कहा था सर, ये कहा था कि तन और मन कम से कम लगा दें। देश में अब निकले, तन मन नहीं, मन वचन कर्म लगा दें। मन वचन कर्म ही लगा दीजिए। कम से कम एसी रूम में जो बैठे हैं बाहर निकलिए, जनता के बीच में जाइए, लोगों का काम करिए, लोगों की बातों को सुनिए। तो जब उनको लगा कि पसीना बहाने का समय आ गया, तो उन्होंने सरल रास्ता देखा कि कहाँ सरल रास्ता है, कहाँ जो है मंत्री बन सकता हूँ, राज्यसभा जा सकता हूँ। तो ये सारे नेता जो है वो भगोड़े की तरफ भागने लगे। शबनम जी, अब देखिए भगोड़े हो गए वो लोग जो कभी कांग्रेस की आंख का तारा हुआ करते थे, सितारा हुआ करते थे, माथे की बिंदी हुआ करते थे, आंखों का काजल हुआ करते थे। अब वो लोग भगोड़े हो गए हैं और आप उन भगोड़ों को पूरी तरीके से बिल्कुल एकदम आत्मसात करने में जुटे हैं कि कितना आत्मसात उन्हें किया जा सकता है। देखिए, सबसे पहली बात जिस तरीके से कह रहे हैं जब पसीना बहाने का, इसका मतलब सरकार में रहकर इन्होंने पसीना बहाने का काम नहीं किया, मलाई चाटने का काम किया। तो निश्चित तौर पे ऐसी राजनीतिक दल का हश्र यही होता है, क्योंकि जनता सरकार पर पसीना बहाने के लिए ही बनवाती है कि वो पसीना बहाए और जनता की समस्याओं का समाधान करे। तो जो राजनीतिक दल की ये सोचे कि अब है पसीने बहाएंगे, तो ऐसे राजनीतिक दल में वैसे ही कार्यकर्ता होंगे जो कि समय आने पर उन्हें छोड़ के जाएंगे। अब दूसरी बात तो देखिए महिलाओं को लेकर। जी शबनम जी जारी रखिए। कोई किसी भी राजनीतिक दल में जा सकता है, ये हमारे संविधान ने अधिकार दिया। इस अधिकार का आप हनन नहीं कर सकते, चाहे कोई राजनीतिक दल है। बिल्कुल। इस पे टिप्पणी कर। दूसरी बात, राजनीतिक तौर पे बंजर भूमि रही उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए, और वहां पे महिलाओं को खेती करने दे दिया कि फसल बहुत अच्छी उगेगी, शायद हम वोट इसी से ले पाएंगे। लेकिन जब राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से जाना था तो एक महिला इनको नहीं दिखी। तो ये समझिए जो गए हैं वो उत्तर प्रदेश की राजनीति को किस तरीके से उपजाऊ बनाएंगे, ये सोचना पड़ेगा कांग्रेस के आला कमान को,
ना कि भाजपा को। इसलिए भाजपा के पेट में कहीं दर्द नहीं हो रहा। मैं तो बार बार कह रही हूँ, वो खुद आत्महत्या करते हैं। जिन 3 लोगों को भेजा है वो उत्तर प्रदेश की राजनीति का दिशा और दशा कैसे बदलेंगे, ये आपके आला कमान को समझने की जरूरत है। अब तुष्टीकरण की राजनीति पर आप कहते हैं, देखिए अगर कांग्रेस ने तुष्टीकरण की राजनीति आजादी के बाद से नहीं शुरू की होती तो हमारे देश में इस तरह की राजनीति नहीं होती। आज ध्रुवीकरण की बात करते हैं, लेकिन एक भी योजना बता दीजिए, कोई एक समुदाय कहे कि नहीं हमें इसलिए नहीं मिला, मैं लाभान्वित हो पाया या पाई क्योंकि मैं इस समुदाय या जाति या धर्म की हूँ। लेकिन उस वक्त के यूपीए के प्रधानमंत्री मंच से कहते हैं कि देश के संसाधनों पर सबसे पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये क्या तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? एक बेचारी लाचार शाहबानो जाती है न्यायालय में और अपने मेंटेनेंस का केस जीत कर आती है पार्लियामेंट में, राजीव गांधी जी के पार्लियामेंट में उसको पलट दिया जाता है। ये कौन सी राजनीति है? महिलाओं को द्वयम दर्जा का समझना, अगर न्यायालय से न्याय मिल जाए तो पार्लियामेंट में बदल देना, और वो भी समुदाय की महिला जिसके के लिए आप प्रचलित थे, आप 20% के लिए अपना गला काटने को तैयार थे। तो ऐसी कांग्रेस आज अगर कहती है कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करती है, तो आत्मकथन करिए कि ध्रुवीकरण करने का काम आपने किया था। हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास करते हैं। देखिए न्यायालय से मिल रहा है, मस्जिद हो या मंदिर हो, ये कह रहे हैं भरत सिंह जी ये सवाल पूछ रहे हैं, शबनम जी ये सवाल पूछ रहे हैं कि 600 मस्जिदों की लिस्ट लेके कौन घूम रहा है फिर ध्रुवीकरण अगर ये कांग्रेस कर रही है? देखिए अगर मस्जिदों का लिस्ट लेके भारत का कोई नागरिक न्यायालय का दरवाजा खटखटाता है तो की लोकतांत्रिक और मस्जिदों की लिस्ट लेके आप घूम रहे हैं, और मस्जिदों की लिस्ट लेकर आप घूम रहे हैं, इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी को कांग्रेस ने किया। ये आत्ममंथन आप करें, इसीलिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कर ली है। त्रिशूल भाई, कहीं ना कहीं तो भाई संदेश जाना चाहिए। त्रिशूल भाई सिर्फ एक सवाल मेरा शबनम बहन से है कि आप जितना मस्जिदों को खुदवा रही है ना, आप है भाजपा के 2014 से 2002 मैं सुनिए, सुन तो लीजिए सिर्फ एक सवाल है मेरा छोटा सा। 2014 से 2022 तक जितने भाजपा के नेता आपके पास है ना, उनके घरों को अगर खुदवा लीजिएगा ना तो उनके सारे डीएनए मेरा कांग्रेस ही दिखेगी। मस्जिद तो खुदवा तो रही है, मंदिर को भी खुदवा लीजिए, सबके घरों खुदवा लीजिए। उसमें जितने भी अगर उसमें जो भी निकलेगा, कंकाल निकलेगा, जो निकलेगा ना, उनका डीएनए जो है वो कांग्रेस का होगा। ठीक है दीपक जी, ये 600 मस्जिदों की लिस्ट लेके घूम रही है बीजेपी, शायद इसीलिए इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा भेजने की तैयारी कांग्रेस ने की। मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन इससे पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। दीपक जी, 600 मस्जिदों की, 900 मस्जिदों की लिस्ट लेके बीजेपी घूम रही है, शायद इसीलिए कांग्रेस ने इमरान प्रतापगढ़ी को आवाज़ बुलंद करने के लिए अल्पसंख्यक जो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ है उसके अध्यक्ष को राज्यसभा भेजने की तैयारी की है। देखिए चंद्रशेखर जी, जब भी 80 बात की बात होती है तो सबसे बड़ी चीज, आप कोई अगर फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है वो भी जानता है कि आप 80 को संतुष्ट कीजिए, 20 को मत कीजिए। 80 तो हमेशा दिख रहेगा। तो कांग्रेस साथ उल्टा हो रहा है, अब आप 20 को संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज, आप इमरान प्रतापगढ़ी जो है, एक तो से मुसलमानों में एक है कि पूरे यूपी के मुसलमान को एक्सेप्टेबल है, ये भी चीज नहीं, भले धर्म के नाम पे हो जाए, एज ए मुस्लिम जो है मुस्लिम उनको मान ले तो दूसरी बात है, ये तो पर्सनल है। लेकिन आप कहिए एक नेता चाहे अच्छे वो हैं, पूरे यूपी में बहुत फेमस है, ऐसी चीज नहीं है। पोएट थे, सही बात है, बड़े शायर हैं और मुरादाबाद से हार भी गए थे 6 लाख वोटों से।
जी हाँ, लेकिन शायर बड़े हैं। तो एज ए नेता जी एज ए नेता वो एक्सेप्टेबिलिटी उसमें नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज कांग्रेस जो है, आज कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस सच्चाई से मुंह मोड़ रही है। सबसे बड़ी चीज आप देखिए, 47 से कांग्रेस चली आ रही है, तो कांग्रेस का एक कैरेक्टर था, सेकुलर कैरेक्टर के रूप में कांग्रेस हमेशा मानी जाती थी, सब धर्मों को लेकर चलना और वो करना सब कुछ था। लेकिन 84 के बाद अगर देखिए आप, तो कांग्रेस का पूरा कैरेक्टर बदल गया। शायद वो बह गई मंडल कमंडल के चक्कर में, अपना एक तरह से उन्होंने छोड़ दिया। एक चीज तो ये है। दूसरी तरफ ये कि कांग्रेस ने समय की नजाकत को नहीं समझा। समय के साथ हर चीजें चेंज होती हैं, मुद्दे चेंज होते हैं, राजनीति चेंज होती है। और बीजेपी के एंट्री के बाद कांग्रेस को शायद एक तरह से प्रैक्टिकल होना चाहिए था, शायद वो चीज नहीं होता। तो आज कांग्रेस एक तरह से बहुत पीछे पिछड़ चुकी है। लेकिन दीपक जी सलमान खुर्शीद को, गुलाम नबी आज़ाद को छोड़ के इमरान प्रतापगढ़ी को पकड़ रही है कांग्रेस, तो प्रैक्टिकल तो हो रही है कांग्रेस, अब तो हो रही है। ये तो ताजा मामले में तो प्रैक्टिकल है कांग्रेस। आप प्रैक्टिकल किस लिए हो रहा है? आप एंड रिजल्ट देखिए तो प्रैक्टिकल बेवकूफी का प्रैक्टिकल हो रहा है। भले ना आए वो 20 और 30 जो भी है वो बचे, जो कांग्रेस से पास समर्थन में आए ना आए, लेकिन वो तो करने का काम कर रही है ना, सलाह अगर किसी ने दी है तो। जी चंद्रशेखर जी, ये भी आप यूपी की राजनीति को समझ जिस तरह की हवा चल रही है, तो आप 20% के तो आप भूल जाइए, अब तो 100% के आप 80% पे आपको कंसंट्रेट करना और उस तरफ ध्यान देना होगा। तो सबसे बड़ी चीज यूपी में तो आप वैसे ही बेस होते जा रहे हैं। आप एक तरह से पहली बात तो नेता नहीं हो रहे हैं, जो नेता थे आउटडेटेड हो चुके हैं, वो आउट ऑफ पॉलिटिक्स हो गए। अब प्रमोद तिवारी राजस्थान में चले गए और भी, तो प्रमोद तिवारी भी आगे बढ़ सकते, जीतू प्रसाद भी आगे बढ़ाया जा सकता। सबसे बड़ी चीज संगठन कमजोर होता है। आप केवल प्रियंका गांधी आके वहाँ पे चुनाव लड़ रही हैं। चलिए ये बात आपने कुछ एक अच्छी सी याद दिला दी। भरत सिंह जी, प्रियंका गांधी पूरे चुनाव को देख रही थी उत्तर प्रदेश में, और सुप्रिया श्रीनेत भी देख रही थी, फिर बेचारे अजय कुमार लल्लू का इस्तीफा क्यों मांग लिया गया? वहाँ उनका कोई था ही नहीं, वो तो हरकारा बजाने में और अपना पूरा पीछे झंडा लेके घूम रहे थे। उनको क्या कसूर था जो उनको आपने सजाए मौत दे दी कि भाई तुम इस्तीफा दे दो, और आप ही के कारण हारी है, आपके योजना में कमी रह गई या क्या रह गया? बताइए आप। इतना बड़ा प्रयोग जिसे देश देख रहा था, उस प्रयोग को आपने आज नकार दिया। उसी में से एक राज्यसभा का सदस्य ढूंढते तो उत्तर प्रदेश में मजबूत होते, लेकिन फिर वही घूम फिर के उसी जगह आप रास्ते पे चले गए। देखिए त्रिशूल जी, और जो सवाल का बुरा मत मानिएगा, सवाल तो मैं पूछूंगा आपसे। नहीं, देखिए आपका ये अधिकार है कि आप हमसे कड़वे से कड़वे सवाल पूछिए, उसका जवाब भले कड़वे लगे आपको, लेकिन मैं तो बहुत स्नेह से पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं ये कह रहा था कि प्रियंका जी, देखिए प्रियंका गांधी जी ने पूरे, आपने देखा होगा विपक्ष का अगर उत्तर प्रदेश में कोई रोल निभाया, सशक्त विपक्ष का कोई काम किया, तो वो प्रियंका जी ने किया। 3 साल तक कंटिन्यू वहां पे रह के जो लड़ाई जमीनी स्तर पे लड़ा, वो आप तो क्या सारी मीडिया ये दिखाती रही 3 साल तक कि हर कांड पे जो है प्रियंका गांधी, चाहे वो उन्नाव कांड हो गया, चाहे वो ये थाने वाला जो कांड था वहां पे हो गया, यहाँ तक कि उनको जो है नजरबंद कर दिया गया, कैद कर दिया गया। प्रियंका गांधी से जो है योगी सरकार कितनी डरी हुई थी, ये आप सब लोग ने दिखाया। रात को 11-12 बजे अगर कोई कांड होता है तो पहले अगर कोई पहुंचा तो प्रियंका गांधी पहुंचती है। तो हमने जमीनी स्तर पे जितना काम हो सकता है, लोगों की समस्या हो सकता है, वो प्रियंका जी ने उठाया। हाँ, ये हमसे चूक हुई या हम जनता को समझाने में नाकाम रह गए कि हम आपकी समस्याओं को सुलझा रहे हैं, हम आपको एक सशक्त विपक्ष के रूप में जिस तरह से आप चाह रहे थे उस तरह से हम आपको दिखा नहीं पाए। तो कहीं ना कहीं हो सकता है हमारे, बोलते ना जैसे पवन खेड़ा जी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी, तो शायद हो सकता है कि हमारी तपस्या में या प्रियंका जी की तपस्या में कुछ कमी रह गई होगी। इस बार जनता ने स्वीकार नहीं किया। जनता का जो भी जनादेश होता है उसे सर आंखों पे रखते हैं हम, और लेकिन उससे दोगुनी मेहनत, उससे ज्यादा मेहनत इस बार प्रियंका जी जो है उत्तर प्रदेश में करेंगे, और हम सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रियंका जी के कंधे से कंधा मिला के उत्तर प्रदेश में मेहनत कहाँ? चुनाव के बाद जब बाबर मर गया तो कहाँ कोई देखने पहुंचा? पहले तो आप जगह जगह घर घर जा रहे थे। घर तो आज भी हमारे कार्यकर्ता जा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए कि भाई वो बीजेपी के लिए झंडा बुलंद कर रहा था बाबर, और उसको लोगों ने मार दिया तो आप उसको देखने नहीं पहुंचे। नहीं, ऐसा नहीं है।
हमें जहां भी ऐसा लगा, हमें जहां भी पता चला, हमारे कार्यकर्ताओं के माध्यम से हमारी नेता वहां तुरंत पहुंचती है। और आज भी मैं आपसे कहता हूं त्रिशूल जी, हम भले वहां चुनाव आ रहे हैं, हिम्मत नहीं आ रहे हैं, आज भी अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता या किसी भी उत्तर प्रदेश के जनता को कहीं भी अगर तकलीफ होगी तो पूरी कांग्रेस पार्टी वहां पे खड़ी रहेगी। ठीक है शबनम जी, क्या लगता है कि ये जो बदलता हुआ दौर है या ये प्रयोगवाद के दौर से कांग्रेस गुजर रही है, आप मस्जिदों की लिस्ट घूमें लेके तो वो इमरान प्रतापगढ़ी को मैदान में उतार दें, क्या इन सब से बदलाव हो जाएगा? देखिए, जिस तरीके से आज कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व कंफ्यूज है, मुझे लगता है इनके इरादे, इनकी नीति, सब कुछ आज कंफ्यूज स्थिति में है। चुनाव को टूरिज्म सीजन समझकर प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में आती है कि शायद चुनाव टूरिज्म सीजन है, इस समय हमें यहाँ पे आना चाहिए। चुनाव खत्म होते इस तरीके से गायब हो जाती है। अगर चुनाव में कुछ हासिल होता और अगर चुनाव में हार गया, ये कोई सीट नहीं मिलता, तो ये सारा लल्लू चुप। इस तरीके से चुनाव को लेना कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जी को एक नेता के तौर पर ब्रांडिंग करने के लिए चुनाव में उनके चेहरे को सामने रखना कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। और लगातार हर चुनाव के बाद ये नेता दिन पर दिन लोगों के दिल से, दिमाग से उतरते चले जा रहे हैं और इस बात को स्वीकार करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार नहीं है। और कोई अगर इसको अस्वीकार करता है, इस बात को स्वीकार करता है, जैसे G20 से जो इनके नेता थे उन्होंने स्वीकार किया इन बातों को और आवाज उठाई, तो उन्हें अनदेखा करने की आदत होगी। तो देखिए, कांग्रेस अपने लिए खुद गड्ढा खोद रहा है। और ये कहते हैं हर कोई घर खोदेगा तो नीचे डीएनए, हर किसी के घर के नीचे भारतीय का डीएनए निकलेगा, ना कि कांग्रेस पार्टी का। हम सब भारतीय हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसका ब्रांडिंग करने की जरूरत नहीं है। मैं आऊँगा भरत जी, मैं ले लूँगा, मैं जवाब आपका ले लूँगा। जी शबनम जी, आज वो कांग्रेस पार्टी नहीं रही जो आजादी के समय की कांग्रेस पार्टी थी। गांधी जी ने भी आजादी के बाद बोला था कि इसे खत्म करने की बात, और सही बात तो उस वक्त ठीक है, समय समाप्त हो रहा है, समय समाप्त हो रहा है, जवाब दे दीजिए भरत जी। जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी बहन कह रही है कि भारतीय की वो डीएनए जो है हर भारतीय के निकले, हाँ 100% आपने एकदम सही कहा। हम सभी भारतीय, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, लेकिन उसमें बंटवारा आपने किया। ये 2014 से बंटवारा शुरू हुआ है और अभी तक बंटवारा चल रहा है। इसके पहले कभी नहीं खुदाई हुई थी, इसके पहले मंदिरों को भी खुदाई नहीं हुई थी, इसके पहले मस्जिदों को भी खुदाई नहीं हुई थी, इसके पहले गुरुद्वारा का भी खुदाई नहीं हुई थी। तो ये मंदिर, ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। खुदाई किसने शुरुआत किया? शबनम जी, ध्रुवीकरण की राजनीति कर रही शबनम है, जी, इसमें महंगाई, शबनम पांडे जी, शबनम पांडे जी, शबनम जी, भरत जी, शबनम पांडे जी, भरत जी, दीपक राय जी, समय समाप्त हो रहा है। तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल जो मंदिर मस्जिदों की खुदाई चल रही है, उन्हीं सब से राज्यसभा के सदस्य निकल रहे हैं। ये बहस में सामने आया है और देखना ये होगा कि इसे जनता किस तरह लेती है। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़।